जय हिंद। आज के इस टॉपिक में हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में देखेंगे। मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में देखने से पहले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो नदियां पाई जाती हैं वो क्या है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो नदियां पाई जाती है वो प्रायद्वीपीय प्रकार की पाई जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश का निचले वाला हिस्सा, जो नीचे वाला हिस्सा है, यह प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा आ जाता है और मध्य प्रदेश की अधिकतर नदियां इसी हिस्से से निकलती हैं। तो मध्य प्रदेश में इस दृष्टिकोण से देखते हैं अपन, तो मध्य प्रदेश में प्रायद्वीपीय प्रकार की नदियां पाई जाती है। अपन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में या किसी भी राज्य के लिए नदियां होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उस राज्य की अर्थव्यवस्था पे नदियों का बहुत ही अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि इन्हीं नदियों के ऊपर हम बांध बनाकर बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। इन्हीं नदियों के ऊपर बांध बनाकर जलाशय का निर्माण किया जा सकता है, जहाँ पर मछली पालन करके रोजगार प्राप्त किया जा सकता है, वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। और इस प्रकार यह भारत की नदियां या मध्य प्रदेश की नदियां या किसी भी राज्य की नदियां उस राज्य के लिए अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्या रखती है? महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब क्या होता है कि मध्य प्रदेश की बहुत सारी नदियां, जैसे देखेंगे अपन कि जबलपुर की कटनी से जो केन नदी निकलती है वो निकलती है मध्य प्रदेश से, लेकिन क्या है, वो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी में नहीं गिनी जाती, वो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी बन जाती है। उसी प्रकार देखेंगे रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा निकलती, जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी बनती है। इंदौर के जानापाव से चंबल नदी निकलती है, वो भी राजस्थान की प्रमुख नदी बनती है। और इस प्रकार हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ से जो जोयला नदी निकलती है वो छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी बनती है। सोन नदी जो कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी बनती है। इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ से बहुत सारी नदियां, वर्धा हो गई, पेंच हो गई, बेनगंगा हो गई, चंबल हो गई, अपने सिंध हो गई, काली सिंध हो गई, टोंस हो गई, सोन हो गई, ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो कि निकलती तो मध्य प्रदेश से, लेकिन कहीं किन्हीं अन्य राज्यों की जीवनदायिनी बनती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नदियों मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि नदियां निकलती यहाँ से लेकिन वो अन्य राज्यों की जीवनदायिनी बनती है। इस आधार पर मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। अब ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश में नदियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो मध्य प्रदेश में नदियों का वर्गीकरण दिशा के आधार पर किया गया है। तो दिशा के आधार पर नदियां कैसे बताई गई कि उत्तर दिशा के प्रवाह के आधार पर नदियों का वर्गीकरण किया गया, दक्षिण दिशा के प्रवाह के आधार पर, पूर्व दिशा के प्रवाह के आधार पर और पश्चिम दिशा में प्रवाह के आधार पर नदियों का वर्गीकरण किया गया। तो इस कड़ी में हम देखेंगे कि उत्तर दिशा में कौन कौन सी नदियां बहती है। तो उत्तर दिशा में यहाँ से देखेंगे अपन सोन, टोंस, केन, बेतवा, उसके बाद सिंध, काली सिंध, चंबल, ये नदियां उत्तर दिशा की ओर प्रवाह करती हैं, अतः इन्हें उत्तरी दिशा के प्रवाह के आधार पर बांटा गया। उसी प्रकार देखेंगे कि पश्चिम दिशा की ओर कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं। तो पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, माई नदी और अपने ताप्ती नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, अतः इन्हें पश्चिम की प्रवाह के आधार पर इन नदियों को बांटा गया। तीसरे तौर पे देखेंगे अपन तो पूर्व के आधार पर, तो पूर्व में यहाँ पर अमरकंटक से जोयला नदी निकलती है, जो कि पूर्व दिशा में छत्तीसगढ़ के अंदर जाती है। तो इस प्रकार पूर्व दिशा के आधार पर एक नदी जो कि जोयला नदी है उसे पूर्व दिशा के आधार पर बांटा गया। दक्षिण की दिशा के देखेंगे अपन तो दक्षिण दिशा में बैतूल के मुलताई से वर्धा नदी है ना, छिंदवाड़ा के पारसवाड़ा से छिंदवाड़ा से पेंच नदी और सिवनी के पारसवाड़ा से बेनगंगा नदी निकलती है। इस प्रकार इनको दक्षिण दिशा के आधार पर बांटा गया। क्या देखा हमने कि उत्तर दिशा के आधार पर कौन सी? चंबल, काली सिंध, सिंध, बेतवा, टोंस और सोन नदियों को बांटा गया। पश्चिम के आधार पर नर्मदा, नर्मदा, ताप्ती और माही नदी को बांटा गया। इसी प्रकार हमने देखा है कि पूर्व की ओर जोयरा नदी को और दक्षिण की ओर वर्धा, पेंच और गंगा नदी को बांटा गया। लेकिन इनको इनका वर्गीकरण द्रोणी के आधार पर किया गया। एक तरफ से और वर्गीकरण किया गया, ये तो दिशा के आधार पर हो गया। उसके बाद देखेंगे द्रोणी के आधार पर किस प्रकार वर्गीकरण किया गया। तो द्रोणी के आधार पर 4 प्रकार बांटा गया। कौन कौन से? तो गंगा द्रोणी की नदियां, दूसरी बांटी गई यमुना द्रोणी की नदियां, तीसरी बांटी गई गोदावरी द्रोणी की नदियां, और चौथा है अपने स्वतंत्र प्रवाह, जो कि किसी भी नदी के अंदर जाकर नहीं मिलती है, वो स्वतंत्र रूप से सागर में जाकर मिलती है। ऐसी नदियों को अलग बांटा गया। तो गंगा द्रोणी की नदियों में हम देखते हैं कि गंगा द्रोणी की नदी कौन कौन सी आती है। तो इधर से देखेंगे अपन सोन और टोंस। सोन जो कि सिरसा के उत्तर प्रदेश के सिरसा में गंगा नदी मिलती है, और सोन जो कि बिहार के पटना में जाकर गंगा नदी में मिलती है। तो सोन और टोंस के साथ साथ इनकी जो सहायक नदियां हैं उनको गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत रखा गया। उसी प्रकार देखेंगे तो यमुना नदी के अंतर्गत कौन कौन सी। तो इधर से चंबल जो कि इटावा के पास यमुना मिलती है। उधर से देखेंगे अपन तो जो विदिशा के सिरोंच से अपनी सिंध नदी निकलती है, वो भी इटावा के पास में यमुना में मिलती है। उस प्रकार देखेंगे तो बेतवा नदी भी यमुना में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? हमीरपुर के पास। और
और कटनी से जो केन नदी निकलती है वो यमुना में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जाकर यमुना नदी में मिलती है। इस प्रकार जो ये नदियां हैं कौन कौन सी, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, इन नदियों के साथ इनकी जो सहायक नदियां हैं वो इनकी सहायक नदियों को हम यमुना नदी तंत्र के अंतर्गत या यमुना द्रोणी की नदियों के अंतर्गत रखते हैं। उस प्रकार देखेंगे अपन तो तीसरे तौर पर कौन सी, गोदावरी द्रोणी की नदियां या गोदावरी नदी तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां रखते हैं। तो जो बैतूल के मुल्ताई के वर्धन शिखर से जो वर्धा नदी निकलती है, वर्धा जो कि आगे जाकर गोदावरी नदी में मिलती है। उसके बाद देखेंगे छिंदवाड़ा से पेंच नदी निकलती है जो आगे जाकर वर्धा से मिलती है और वर्धा जाकर गोदावरी से मिलती है। और सिवनी के पारसवाड़ा नामक स्थान से जो बेनगंगा नदी निकलती है वो भी आगे जाकर गोदावरी नदी में मिलती है। इस पर गोदावरी नदी तंत्र के अंतर्गत वर्धा, पेंच, बेनगंगा तथा उसकी सहायक नदियों को रखा गया है। तो स्वतंत्र प्रवाह के आधार पर देखेंगे तो स्वतंत्र प्रवाह के आधार पर अमरकंटक के अनूपपुर जिले के अमरकंटक स्थान से नर्मदा नदी जो कि स्वतंत्र प्रवाह के साथ बड़ौद की खाड़ी में गिरती है। उस प्रकार देखेंगे दूसरी नदी कौन सी, तो दूसरी ताप्ती जो कि बैतूल की भैंसुरदेही से निकलकर एलियावद सूरत में स्वतंत्र प्रवाह करते हुए एलियावद सूरत में जाकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। उसी प्रकार तीसरी नदी कौन सी, धार के सरदारपुर नामक जिले तहसील से मांडा गांव से माई नदी निकलती है जो कि कर्क को 2 बार काटते हुए आनंद के पास में गुजरात में आनंद के पास खंभात की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार स्वतंत्र प्रवाह के आधार पर 3 नदियां देखी, कौन कौन सी, नर्मदा, ताप्ती और माई नदी। यमुना द्रोणी की नदियां कौन सी देखी, तो यमुना द्रोणी में चंबल, सिंध, बेतवा और केन देखी। उसके बाद अपने गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत कौन सी, टोन और सोन नदी देखी गई है ना। और स्वतंत्र प्रवाह में अपने नर्मदा, ताप्ती और माई नदी स्वतंत्र प्रवाह की नदियों में बांटा गया। और गोदावरी नदी तंत्र के अंतर्गत वर्धा, पेंच और बेनगंगा नदी तंत्र को बांटा गया। इस प्रकार मध्य प्रदेश की नदियों को इस प्रकार वर्गीकरण किया गया। अपन एक एक नदी को, मध्य प्रदेश की मुख्य नदी को देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन नर्मदा नदी से। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक यानी कि देखते हैं अपन अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील, कौन से, अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक नामक स्थान से, है ना। कहाँ से, अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक नामक स्थान से। ये कहीं का मेकाल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है ना। किसका, मेकाल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो अमरकंटक स्थान के नर्मदा कुंड से किसका उद्गम होता है, नर्मदा नदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है, नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और यह अनूपपुर जिले के अंतर्गत ही कितने 3 जलप्रपात बनाती है, कौन कौन सा, दुग्धधारा, कपिलधारा और दुर्गाधारा। दुग्धधारा, कपिलधारा, दुर्गाधारा 3 जलप्रपात अनूपपुर जिले के अंतर्गत ही बना देती है अपने स्टार्टिंग फेज के अंदर, है ना। और यहाँ से निकलती हुई ये जाती है जबलपुर। जबलपुर में कहाँ पे, भेड़ाघाट नामक स्थान पर, जबलपुर जिले के भेड़ाघाट नामक स्थान पर यह धुआंधार जलप्रपात बनाती है। और आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के अंतर्गत, कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंतर्गत 15 जिलों से होकर बहती है। कितने, 15 जिलों से होकर बहती है। तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर, गुजरात में इसकी लंबाई वहां से ये जाती है कहाँ पे, महाराष्ट्र में इसकी लंबाई 74 किलोमीटर और उसके बाद ये गुजरात में प्रवेश करती है। और गुजरात में 161 किलोमीटर के प्रवाह के बाद 161 किलोमीटर के प्रवाह के बाद बड़ौद के समीप खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इस प्रकार हम देखेंगे तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर 1077 किलोमीटर के प्रवाह के साथ, महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर प्रवाह के साथ तथा भरूच में 161 किलोमीटर प्रवाह के साथ प्रवाहित होती है। तो साथ में देखेंगे कि यह मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है ना। और साथ में देखेंगे कि क्या देखेंगे कि यह अनूपपुर जिले में 3 जलप्रपात बनाते हैं, कौन कौन सा, दुर्गाधारा, कपिलधारा, दुर्गाधारा, है ना। दुग्धधारा, कपिलधारा, दुर्गाधारा। उसके बाद जबलपुर में भेड़ाघाट नामक स्थान पर धुआंधार जलप्रपात बनाती है तथा खंडवा में कौन से 2 जलप्रपात बनाती है, दर्दी जलप्रपात और मांधार जलप्रपात। कौन से, दर्दी और मांधार जलप्रपात। उसके बाद देखेंगे अपन तो खरगोन में सहस्त्रधारा जलप्रपात बनाते हुए खरगोन से ये महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है। और महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर प्रवाह के बाद ये गुजरात प्रवेश करती है और गुजरात में 161 किलोमीटर का प्रवाह प्राप्त करती है और उसके बाद खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ऐसा करती है तो पूर्व से पश्चिम की ओर यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसके ऊपर में सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला तथा दक्षिण के अंतर्गत ऊपर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आ गई और नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आती है। कौन सी, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला।
तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दोनों के बीच से होकर गुजरती है, दोनों के बीच से होकर गुजरती है। तो बीच के होकर गुजरने के कारण यह ना डेल्टा ना बनाते हुए एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। किस कारण से? क्योंकि दोनों और पर्वत श्रृंखला तो ये ज्यादा कटाव नहीं कर पाती, और यहाँ पर भी जब ये खंबात की खाड़ी में गिरती है तो यहाँ पर पर्वत श्रृंखला उपलब्ध होने के कारण ये एस्चुरी का निर्माण करती है, और ऐसा करने वाली यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्या बोला मैंने? कि एस्चुरी का निर्माण करने वाली यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसको कुछ अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे इसको मेकालसूता, क्या इसे मेकाल पर्वत श्रृंखला से निकलने के कारण इसे मेकालसूता कहते हैं। इसको देखने मात्र से पाप धुल जाते हैं, इस नदी को देखने मात्र से पाप धुल जाते हैं, इसे पुण्य सलीला कहा गया है। प्राचीन समय में इसे रेवा नाम से जाना जाता था तथा इसको सोमो देवी तथा नामदोष भी कहा जाता है। नामदोष इसको नाम भूगर्भ वैज्ञानिक टालमी द्वारा इसको नामदोष नाम दिया गया था। उसको सोमो देवी, मेकालसूता, पुण्य सलीला और रेवा कहा गया है ना। इस प्रकार हमने नर्मदा नदी देखी। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी नदी कौन सी? ताप्ती नदी। पहले स्वतंत्र प्रवाह वाली नदियां देख लेते हैं। तो दूसरे तौर पर देखें स्वतंत्र प्रवाह में ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ताप्ती नदी बैतूल जिले के बेसुदाही कहाँ से? बेसुदाही नामक स्थान से निकलती है। इसको ताप्ती के अलावा इसके दो अन्य नाम क्या है? इसको प्राचीन समय में सूर्य सुता और पयोष्णी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य की पुत्री यानी सूर्य सुता और पयोष्णी कहा जाता है। तो ये कहाँ से निकलती है? बैतूल के बेसुदाही से निकलती है, और बैतूल के ही मुल्ताई नामक स्थान से, कहाँ से? मुल्ताई नामक स्थान से ये महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। तब पुनः ये बुरहानपुर जिले से बुरहानपुर में प्रवेश करती है। तब बुरहानपुर को दो बराबर भागों में, क्या बोला मैंने? बुरहानपुर को दो बराबर भागों में बांटते हुए ये पुनः बुरहानपुर जिले से ही महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, और पुनः ये गुजरात में प्रवेश करते हुए एलियावेत सूरत के निकट एलियावेत नामक स्थान पर यह 724 किलोमीटर के प्रवाह के बाद खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी बैतूल के बेसुदरी से निकलती है, मुल्ताई से महाराष्ट्र जाती है, और बुरहानपुर से मध्य प्रदेश के अंतर्गत एंटर करती है। बुरहानपुर को दो बराबर भागों में बांटेगी, और 724 किलोमीटर के प्रवाह के बाद गुजरात के सूरत में एलियावेत नामक स्थान पर कहाँ गिरेगी? खंबात की खाड़ी में गिरेगी। इस प्रकार देखेंगे हम तो सर्वाधिक सबसे बड़ी नदी की दृष्टिकोण से देखेंगे तो 1077 किलोमीटर यानी 1312 किलोमीटर के प्रवाह के साथ नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन 724 किलोमीटर प्रवाह के साथ ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी नदी आती है। उसके बाद देखेंगे अपन धार जिले के माई नदी को। तो माई नदी कहाँ से निकलती है? धार जिले के सरदारपुर नामक स्थान से, सरदारपुर नामक स्थान के मांडा गांव से। कहाँ से? सरदारपुर के मांडा गांव, धार जिले के सरदारपुर के मांडा गांव से माई नदी निकलती है, और ये झाबुआ रतलाम होते हुए रतलाम से कहा जाती है? रतलाम से जाती है ये गुजरात, है ना। वहां से ये रतलाम से जाती है, और ये कर्क रेखा को दो बराबर भागों में काटते हुए, कौन से? रतलाम से जाती है गुजरात, और वहां पर कर्क रेखा को दो बराबर भागों में काटते हुए कहाँ पर जाती है? कर्क रेखा को दो बराबर भागों में काटते हुए आनंद के नीचे, आनंद के समीप, कहाँ पे? आनंद के समीप। आनंद कहाँ पे? गुजरात में, है ना। आनंद के समीप कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रकार खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी हो गई? एक तो अपनी नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, और माई नदी। तीनों नदियां कहाँ पे गिरती है? गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है। कर्क रेखा को दो बराबर भागों में कौन काटती है? तो कर्क रेखा को दो बार काटती है माई नदी। माई नदी कर्क रेखा को दो बराबर भागों में काटती है। कितना किलोमीटर? 583 किलोमीटर का प्रवाह के बाद ये आनंद के निकट गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन आता है कि बुरहानपुर को दो बराबर भागों में बांटने वाली नदी तो ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी 1073 किलोमीटर मध्य प्रदेश में प्रवाह, महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर, और भरूच में 161 किलोमीटर यानी कि गुजरात के अंतर्गत 161 किलोमीटर के प्रवाह के साथ बहती है। इस प्रकार इसकी टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है। उसके बाद हम देखते हैं तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, यानी सबसे उसमें देखेंगे अपन यमुना द्रोणी की नदियां। किसकी? यमुना द्रोणी की नदियां देखेंगे। तो यमुना द्रोणी में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल नदी, जो कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी 980 किलोमीटर प्रवाह के साथ 965 किलोमीटर प्रवाह के साथ मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो चंबल नदी इंदौर के जनापा पहाड़ी से, कहाँ? इंदौर जिले के जनापा नामक स्थान से 854 मीटर ऊंचाई से, कहाँ से? 854 मीटर ऊंचाई से निकलती है। इंदौर जिले के जनापा पहाड़ी के 854 मीटर ऊंचाई से निकलती है, और यहाँ इंदौर में ही ये पाताल पानी और जाड़ीदाह दो जलप्रपात बनाते हैं। कौन से? पाताल पानी और जाड़ीदाह दो जलप्रपात बनाते हुए रतलाम के
दक्षिणी सीमा बनाते हुए ये मंदसौर में प्रवेश करती है। मंदसौर और नीमच, मंदसौर और नीमच जाती है, और नीमच और मंदसौर की बॉर्डर से ही राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ से? मंदसौर और नीमच की बॉर्डर से राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर ये चित्तौड़गढ़ होते हुए कोटा, चित्तौड़गढ़ और कोटा होते हुए कोटा में ये चुलिया जलप्रपात बनाती है। कहाँ पे? कोटा में चुलिया जलप्रपात बनाती है, और कोटा से फिर श्योपुर से ये पुनः मध्य प्रदेश के अंदर एंट्री मारती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश में। श्योपुर से पुनः मध्य प्रदेश के अंदर एंट्री मारती है ना। और यहाँ पर ये श्योपुर, मुरैना और भिंड की उत्तरी सीमा बनाते हुए, यानी कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाते हुए पुनः भिंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ से? भिंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तथा इटावा के समीप, उत्तर प्रदेश के इटावा के समीप ये यमुना नदी में मिल जाती है। इस प्रकार हम देखेंगे तो इंदौर के जनापा पहाड़ी से 854 मीटर की ऊंचाई से निकलने के बाद 965 किलोमीटर के प्रवाह के बाद ये चंबल में यमुना के अंदर इटावा नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। इस प्रकार देखेंगे अपन तो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी इटावा, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी, जो कि कहाँ से निकलती है? इंदौर के जनापाव से निकलती है, और ये मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाते हुए 965 किलोमीटर के प्रवाह के बाद यमुना नदी में मिल जाती है। किसमें? यमुना नदी में मिल जाती है। इसके बाद देखेंगे अपन तो चंबल की सहायक नदी देखेंगे, है ना, कौन सी? देवास के काकरी बड़ी पहाड़ी से। कहाँ से? देवास के काकरी बड़ी पहाड़ी से, देवास के काकरी बड़ी पहाड़ी से निकलती है, और राजगढ़ होते हुए ये नेनोरा नामक स्थान पर मध्य प्रदेश में, राजस्थान के नेनोरा नामक स्थान पर यह चंबल नदी में मिलती है। कहाँ से निकलती है? तो देवास की काकरी बड़ी पहाड़ी से, है ना। कहाँ से निकलती है? देवास की काकरी बड़ी पहाड़ी से निकलती है, और 150 किलोमीटर की प्रवाह के बाद ये नेनोरा नामक स्थान पर चंबल नदी में प्रवेश करती है ना। यहाँ पे चंबल नदी में प्रवेश करती है, और चंबल आगे जाकर यमुना में प्रवेश करती है, इसलिए इसे भी यमुना द्रोणी की श्रेणी में रखा गया है। कहाँ से? यमुना द्रोणी की श्रेणी में रखा गया है ना। उसके बाद देखेंगे अपन सोई में यहाँ पर देवास का बागली नामक स्थान से निकलती है। इंदौर की काकरी बड़ी पहाड़ी से शिप्रा नदी निकलती है, जो कि उज्जैन शिप्रा नदी की तरफ बसा हुआ है। तो वो उज्जैन होते हुए मंदसौर के निकट चंबल में मिलती है। ये अपन जब चंबल नदी का डिटेल में पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे कि शिप्रा कहाँ से निकलती है और चंबल में कहाँ पे मिलती है। अब इतना समझ लीजिए कि इंदौर की काकरी बड़ी पहाड़ी से एक और नदी निकलती है। ये इंदौर की जानापा पहाड़ी से निकलती है, वो इंदौर की काकरी बड़ी पहाड़ी से निकलती है, और उज्जैन होते हुए मंदसौर के निकट अपने चंबल नदी में मिलती है। कौन सी नदी? शिप्रा नदी। उसके बाद काली सिंध हो गई। काली सिंध के बाद देखेंगे अपन तो विदिशा के सिरोंज तहसील से, कहाँ से? विदिशा के सिरोंज तहसील से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है सिंध नदी। कौन सी? सिंध नदी, जो गुना को बराबर भागों में काटेगी। गुना को 2 बराबर भागों में काटते हुए शिवपुरी जाएगी। शिवपुर से ये ग्वालियर दतिया होते हुए और भिंड जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं, तथा उत्तर प्रदेश में ये भी इटावा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। तो मध्य प्रदेश में सिरोंज तहसील से निकलकर शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया होते हुए कहाँ जाएगी? यमुना नदी के अंतर्गत। कितना किलोमीटर प्रवाह इसका? 470 किलोमीटर के प्रवाह के बाद ये यमुना नदी के अंतर्गत प्रवाहित होती है। कौन सी? सिंध नदी। उसके बाद देखेंगे अपन तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो बेतवा नदी रायसेन जिले के, कहाँ से निकलेगी? रायसेन जिले के कुमरा गांव से, निकलेगी, और कहाँ जाएगी? रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलकर अशोकनगर होते हुए शिवपुरी से ये एंट्री मारते हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। कहाँ से मारेगी? शिवपुरी से उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एंट्री मारेगी, और उत्तर प्रदेश और झांसी की दक्षिणी सीमा बनाते हुए ये पुनः निवाड़ी जिले से, कहाँ से? निवाड़ी जिले से मध्य प्रदेश में एंट्री मारती है, और निवाड़ी से ही पुनः वापस उत्तर प्रदेश में निकल जाती है। कहाँ से? निवाड़ी से पुनः उत्तर प्रदेश चली जाती है, और उत्तर प्रदेश में जाने के बाद ये हमीरपुर नामक स्थान पर, कहाँ पे? हमीरपुर नामक स्थान पर, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर नामक स्थान पर ये यमुना नदी के अंतर्गत मिल जाती है। इस प्रकार हम देखेंगे तो 482 किलोमीटर प्रवाह के बाद ये यमुना नदी में मिलती है। कहाँ से निकलती है? रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। इस नदी की 4 सहायक नदी है, दसांग, जामनी, बिना और हलाली, 4 प्रमुख इसकी सहायक नदी है। ये अपन जब बेतवा नदी को भी डिटेल में पढ़ेंगे तब उसमें बताएंगे कि दसांग नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाकर बेतवा नदी के अंदर ही मिलती है। इसको प्राचीन समय में वेत्रवती नाम से जाना जाता था। किसको? बेतवा को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो वेत्रवती नाम से जाना जाता था। उसके बाद देखेंगे अपन केन कटनी जिले के, कहाँ से? कटनी जिले के अहिर गांव से, कौन सी नदी निकलती है? केन नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? अहिर गांव से,
कटनी जिले के अहिर गांव से क्या नदी निकलती है, जिसको प्राचीन समय में शक्तिमती, वर्णावती और श्वेनी, क्या शक्तिमती, वर्णावती और श्वेनी नाम से जाना जाता था। इसके अन्य नाम क्या है, शक्तिमती, वर्णावती और श्वेनी नाम से जाना जाता था, जो कि कटनी से निकलती है। और कटनी से निकलने के बाद ये पन्ना जाती है और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में, कहाँ पे पन्ना जाती है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से बहती है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, क्वेश्चन आ गया था एक बार कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में केन नदी का कितने किलोमीटर प्रवाह है, तो 55 किलोमीटर की प्रवाह के बाद कितना 55 किलोमीटर प्रवाह करती है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जाती है और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही ये दो जलप्रपात बनाते हैं। कौन सा, एक गाता और पांडव, गाता और पांडव दो जलप्रपात बनाती है। और पन्ना जिले से ही यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ से, पन्ना जिले से यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश के बांदा नामक स्थान पर, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के बांदा नामक स्थान पर 427 किलोमीटर के प्रवाह के बाद, कितना 427 किलोमीटर के प्रवाह बाद उत्तर प्रदेश के बांदा नामक गांव स्थान पर ये यमुना नदी में मिल जाती है। इस प्रकार ये चारों नदियां कौन कौन सी, चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतवा हो गई और केन हो गई। चंबल, सिंध, बेतवा और केन। और चंबल की सहायक काली सिंध है ना, बेतवा की सहायक बिना दसांग, जामनी और हलाली। ये चारों नदियां किसकी, यमुना द्रोणी की नदियां, या उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियों में और यमुना द्रोणी की नदियों में गिनी जाएगी। उसके बाद देखते हैं अपन तो गंगा द्रोणी की नदियां। तो गंगा द्रोणी की नदियों में सबसे पहले देखेंगे अपन तो सबसे बड़ी नदी, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी, सोन नदी, जो कि मध्य प्रदेश में 780 किलोमीटर के प्रवाह के बाद मध्य प्रदेश की तीसरी नदी आती है, जो कि नर्मदा और चंबल के बाद मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ये कहाँ से निकलती है, तो यह भी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियां निकलती है। कौन कौन सी, नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है और यहाँ से एक और नदी निकलती है, जोहिला नदी, जो कि कौन सी नदी निकलती है, जोहिला, इधर से जोहिला नदी निकलती है, जो कि छत्तीसगढ़ में जाती है। तो यहाँ से अमरकंटक पहाड़ी के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील के सोनगुड़ा नामक स्थान से, कहाँ से निकलेगी, सोनगुड़ा नामक स्थान से सोन नदी निकलती है। और सोन नदी निकलती है, ये शहडोल होते हुए रीवा की दक्षिणी सीमा बनाती है। क्या रीवा की दक्षिण सीमा बनाती है, और दक्षिणी सीमा बनाकर ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं। जहाँ पर ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं, उसके बाद ये पटना जाती है। और पटना में बिहार में पटना के बिहार राज्य में पटना के निकट ये गंगा नदी में प्रवेश करती है। कहाँ पे, गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार 780 किलोमीटर की प्रवाह करती है। और 780 किलोमीटर प्रवाह के बाद यह मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी होती है ना। कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक के सोनगुड़ा नामक स्थान से निकलती है और रीवा की दक्षिणी सीमा बनाते हुए यह पटना के पास जाकर गंगा नदी में समाहित हो जाती है। इसको प्राचीन समय में क्या क्या है, तो इसको प्राचीन समय में सोनभद्र, स्वर्ण और हिरण्य नाम से जाना जाता था। इससे सोनभद्र, स्वर्ण और हिरण्य नाम से जाना जाता था। अभी मैं सिर्फ आपको नदियों की, मतलब मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में बता रहा हूँ कि कौन सी नदी कहाँ होकर कहाँ से निकलती है। अगले टॉपिक में हम एक एक नदी को स्पेशल, पूरी नर्मदा नदी को अलग से निकालेंगे और उस नर्मदा नदी को विस्तृत से, उसकी प्रमुख सहायक नदियों को, वो कहाँ से होकर बहती है, उसमें कौन से जिले में कौन सा जलप्रपात है, उसके अंतर्गत कहाँ पर कौन सा बात बनाया गया, ये पूरी डिटेल जानकारी हम अगले टॉपिक में अलग अलग नदियों को निकाल के बताएंगे। अभी मेरे पास आप सिर्फ इतना देखिए कि कहाँ पे कौन सी नदी बहती है और उसकी लोकेशन क्या है, ताकि आपको जब अलग से नदी बाहर निकाल के बताई जाए, झूम करके बताई जाएगी, तो आपको दिमाग में आइडिया रहेगा कि ये नदी इस क्षेत्र से होकर बहती थी, है ना। तो क्या देखिए अपने, सोनमुड़ा से, नर्मदा सोनमुड़ा से निकलती है, सोन नदी निकलती है सोनमुड़ा नामक स्थान से, जो कि पटना बिहार में गंगा नदी में 780 किलोमीटर के प्रवाह के बाद मिल जाती है। उसके बाद गंगा द्रोणी की दूसरी नदी कौन सी है, टोंस नदी, जो कि कहाँ से निकलती है, तो सतना के मेयर से। कहाँ से, सतना के मेयर से। मेयर संगीत राजधानी है ना, सतना के मेयर से निकलती है। तो मेयर से, सतना के मेयर से कहाँ से निकलती है, तो तमसा कुंड से। कहाँ से निकलती है, तमसा कुंड से। तो इस प्रकार देखेंगे तो टोंस का प्राचीन नाम क्या था, तमसा। टोंस का प्राचीन नाम तमसा। कहाँ से निकलती है, सतना के मेयर से निकलती है और सतना रीवा होते हुए यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो उत्तर प्रदेश में सिरसा, कहाँ, उत्तर प्रदेश का जो सिरसा नामक स्थान है, वहां पर जाकर ये गंगा में मिल जाती है। तो देखेंगे अपन तो गंगा में अगर दक्षिण दिशा से अगर कोई नदी मिलती है तो उसमें सोन प्रमुख नदी आती है। उसके बाद टोंस, जो कि 265 किलोमीटर के प्रवाह के बाद ये गंगा नदी में मिलती है। तो गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी हो गई, सोन हो गई। इस प्रकार देखेंगे तो यमुना की प्रमुख सहायक नदी कौन सी हो गई, चंबल हो गई। और चंबल की प्रमुख सहायक नदी कौन सी हो गई, काली सिंध हो गई, है ना, काली सिंध हो गई। तो आपने क्या देखा,
चंबल द्रोणी, यमुना द्रोणी नदी देख ली, स्वतंत्र प्रवाह वाली नदी देख लिया तीनों, और गंगा के द्रोणी की नदियां देख ली। अब देखिए अपन कहाँ पे, गोदावरी द्रोणी की नदियां। कौन सी? गोदावरी द्रोणी की नदियां। तो गोदावरी द्रोणी की नदियों में मुलतई, कहाँ से? बैतूल के मुलतई से। बैतूल के मुलतई होके छिंदवाड़ा, बैतूल के मुलतई से निकलती है और छिंदवाड़ा होकर निकलती है, और छिंदवाड़ा में आगे जाकर ये गोदावरी नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? गोदावरी नदी में मिलती है। कहाँ से निकलती है? तो मुलतई के बैतूल से, है ना, बैतूल के मुलतई से, सॉरी बेटा। उसके बाद देखेंगे अपन तो पेंच नदी, तो पेंच नदी निकलती है छिंदवाड़ा से, है ना। पेंच नदी कहाँ से निकलती है? छिंदवाड़ा से निकलती है। ये कहाँ से? मुलतई के वर्धन शिखर से निकलती है। कौन से? मुलतई के वर्धन शिखर से वर्धन नदी, छिंदवाड़ा से पेंच नदी, और सिवनी से कौन सी निकलेगी? बेनगंगा नदी निकलेगी। सिवनी बेनगंगा नदी कहाँ से निकलेगी? बेनगंगा सिवनी के पासवाड़ा नामक स्थान से निकलती है, और आगे जाकर ये गोदावरी नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है? गोदावरी नदी में मिलती है। इस प्रकार हमने द्रोणी के आधार पर नदियों का वर्गीकरण देखा, और दिशा के आधार पर भी नदियों का वर्गीकरण देखा। इसके आधार पर द्रोणी के आधार पर नदियों का वर्गीकरण देखा कि द्रोणी में कौन कौन सी गंगा द्रोणी की नदियां, यमुना द्रोणी की नदियां, और स्वतंत्र प्रवाह में नदियां देखी। उस प्रकार अपने दिशा के आधार पर देखी, तो उत्तर में प्रवाह के आधार पर देखी, दक्षिण में प्रवाह के आधार पर देखी, पश्चिम में प्रवाह के आधार पर देखी, और पूर्व में प्रवाह के आधार पर देखी, है ना। कहाँ पे? इस प्रकार हमने पूरी नदियों का लोकेशन देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक एक नदी को उठा के देखेंगे कि कौन सी नदी का कहाँ पे, कौन सी नदी के अंदर कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। इस प्रकार नर्मदा नदी को उठाएंगे, है ना, तो नर्मदा नदी की सहायक नदियां देखेंगे, इसके प्रमुख जलप्रपात देखेंगे। यहाँ पर तो मुख्य मुख्य जलप्रपात बताएंगे, लेकिन जहाँ पर छोटे मोटे जलप्रपात भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखेंगे अपन तो नरसिंहपुर में पांडव जलप्रपात, अर्जुन जलप्रपात, इस प्रकार बहुत सारे जलप्रपात भी हैं। तो वो भी अपन नेक्स्ट क्लास में एक एक नदी को उठा के देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नर्मदा नदी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।